हेलो एवरीबॉडी, मैं चंद्र प्रकाश सिंह, असिस्टेंट प्रोफेसर श्री विश्वनाथ पीजी कॉलेज कलान, सुल्तानपुर। आप सभी लोगों का अपनी इस ऑनलाइन कक्षा में श्री विश्वनाथ पीजी कॉलेज कलान, सुल्तानपुर की तरफ से स्वागत करता हूं। प्यारे बच्चों, आज की इस ऑनलाइन कक्षा के जरिए आप सभी लोगों को मैं बीएससी कृषि के द्वितीय सेमेस्टर में जो चतुर्थ प्रश्न पत्र है, चौथा पेपर, उसके विषय में आप सबके समक्ष मैं चर्चा करूंगा। उस चौथे प्रश्न पत्र का नाम जो है वह है फंडामेंटल्स ऑफ एग्रीकल्चरल इकोनॉमिक्स। क्या नाम है? फंडामेंटल्स ऑफ एग्रीकल्चरल इकोनॉमिक्स। इसे हिंदी में हम कहेंगे कृषि अर्थशास्त्र के मूलभूत आधार या मौलिक सिद्धांत। कृषि अर्थशास्त्र के मूलभूत आधार अथवा मौलिक सिद्धांत। बच्चों, अब ये डिसाइड हो गया कि हमें फंडामेंटल्स ऑफ एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स पे चर्चा करनी है। कृषि अर्थशास्त्र पे चर्चा करने से पहले हमें अर्थशास्त्र के विषय में जानकारी सुनिश्चित करनी होगी, प्राप्त करनी होगी। जब हम अर्थशास्त्र को जान लेंगे तभी हम कृषि अर्थशास्त्र के विषय में जानकारी प्राप्त कर पाएंगे, क्योंकि कृषि अर्थशास्त्र जो है इसी अर्थशास्त्र की एक ब्रांच है, शाखा है। इसी अर्थशास्त्र की एक शाखा है। इस स्थिति में जो है अर्थशास्त्र को पूर्णतया जाने बगैर हम कृषि अर्थशास्त्र का अध्ययन नहीं कर पाएंगे। यदि करते हैं तो जो जानकारी हमें जितनी मात्रा में मिलनी चाहिए उसमें हमें अभाव हो जाएगा, उतनी जानकारी हमको मिल नहीं पाएगी। इसी कारणों से हम कृषि अर्थशास्त्र पे चर्चा करने से पहले आप सभी को अर्थशास्त्र के विषय में कुछ जानकारी देना चाहेंगे। आइए बिना देरी किए हम अर्थशास्त्र के विषय में कुछ जानकारी प्राप्त करते हैं। अर्थशास्त्र के विषय में हम चर्चा कर लेते हैं। अर्थशास्त्र के विषय में जानने से पहले हम आपको कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें बताएंगे और उन्हीं में अर्थशास्त्र की परिभाषा निहित होगी। जैसे कोई व्यक्तियों का समाज अथवा देश उतना ही संपन्न होता है, उतना ही धनवान हो सकता है जितनी मात्रा में उस देश में भौतिक तथा प्राकृतिक संसाधनों की उपलब्धता होगी। जितनी मात्रा में उस देश में भौतिक तथा प्राकृतिक संसाधनों की उपलब्धता होगी तथा उनका उपयोग किया जाता होगा, उतनी ही मात्रा में वह देश धनवान होगा, या कह सकते हैं उस देश का समाज, मानवीय समाज धनवान होगा, या उस देश का व्यक्ति विशेष धनवान होगा। अब इसी कड़ी में हम आगे यदि चलें तो देखते हैं प्रत्येक देश का हर तबका, हर मानव तबका, मानव समाज अपने अपने कार्यों में व्यस्त रहता है, पूरी तरह से व्यस्त रहता है, उसके पास समय नहीं है। आप पूछेंगे कि क्या भाई साहब आप खाली हैं वर्तमान समय में? मेरा एक काम है, यदि आप खाली हों तो कर दें, तो दूसरे के सामने से यही जवाब आएगा, नहीं भैया मुझे समय
नहीं है, मैं खाली नहीं हूँ, मैं कुछ करने जा रहा हूँ। एग्जाम्पल के तौर पे हम लें, उदाहरण के तौर पे हम लें, किसान की बात कर लें। किसान साल के 12 महीने जो है खेतों में फसल उगाने का काम कर रहा है, फसल उगाने का काम कर रहा है। इसी तरह व्यापारी की बात करें, क्रय विक्रय का काम कर रहा है। इसी तरह जो है सैनिक की बात कर लें, सैनिक की बात करें, वो देश की सरहद पे पहरा देने के साथ साथ समय आने पर युद्ध भी करता है, वो भी उसका एक काम हो गया। इसी तरह यदि हम श्रमिक की बात करें, श्रमिक भी साल के 12 महीने कल कारखानों से लेकर बाजारों और खेतों या अन्य जो भी परिस्थितियां उसके सामने काम करने की बनती हैं, उन सब में वो निरंतर काम करता रहता है। ठीक इसी प्रकार देश का जो डॉक्टर है, जो अपनी सेवाओं से समाज की सेवा करता है, उसमें डॉक्टर की बात हो गई, डॉक्टर हो गया, इंजीनियर हो गया, अभिनेता हो गया, नेता हो गया, ये सभी लोग अनवरत साल के 12 महीने अपने अपने कामों में व्यस्त रहते हैं और सेवाएं प्रदान करते रहते हैं। ये सभी लोग अनवरत काम करते रहते हैं, काम करते रहते हैं, यहाँ तक तो ठीक है। अब सवाल उठता है, जायज़ सवाल है, सवाल बनता है कि ये सभी लोग काम क्यों करते हैं, ये सभी लोग काम क्यों करते हैं। सवाल निकल के आता है कि सभी लोग अपने अपने कामों में व्यस्त क्यों रहते हैं। यदि इस सवाल को आप किसी छोटे बच्चे के सम्मुख भी रखेंगे तो उधर से उत्तर आएगा, सभी लोग धन अर्जन करने के लिए अपने अपने कामों में व्यस्त रहते हैं। धन अर्जन करने के लिए, अपनी भौतिकता को बढ़ाने के लिए, अपनी दैनिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए, जो भी उसकी दैनिक आवश्यकताएं लोगों की, उसकी पूर्ति के लिए काम करते हैं और काम करने के पश्चात अपना पारिश्रमिक लेते हैं धन के रूप में, मुद्रा के रूप में, और अपनी ज़रूरतों को उस मुद्रा से पूरा करते हैं। चूँकि मानव एक सामाजिक प्राणी है, सामाजिकता की जंजीर में जकड़ा हुआ है, तो जो धन अर्जित करता है अपने कार्य को करके, वो उस धन में दैनिक आवश्यकताओं की पूर्ति के पश्चात कुछ मात्रा में यह धन उसके पास बचता है तो उन्हीं से वो समाज सेवा भी करता है। गरीबों के लिए, मजदूरों के लिए, मजबूरों के लिए, उनकी ज़रूरतों को भी वो उसी बचे हुए धन में पूरा करता रहता। ठीक है। अब अगर इसी क्रम में हम आगे बढ़ेंगे तो देखेंगे मानवीय आवश्यकताएं अनंत हैं, मानव की जो इच्छाएं हैं वो अनंत हैं, तथा सभ्यता की वृद्धि के साथ साथ उनमें बड़ी तेजी से मानव की आवश्यकताओं में भी वृद्धि हुई है। सभ्यता जैसे जैसे हमारी आपकी बढ़ती गई, वैसे वैसे हमारी आवश्यकताओं में भी वृद्धि होती गई। आवश्यकताओं में कैसे वृद्धि हुई? आप पहले का इतिहास अगर देखेंगे, मानव समाज का पहले पुराना इतिहास देखेंगे तो मानव समाज पहले के इतिहास में जंगलों में अपने जीवन को व्यतीत करता था। पत्तों के कपड़े हुआ करते थे, उसके कच्चे मांस खा के वो जीवन व्यतीत करता था। आज का इतिहास देखेंगे, पहले वो कुओं का और नदियों का जल पीता था। विलासिता उसकी जो है बहुत नगण्य थी, भौतिकता के बहुत दूर था, भौतिकता से उसका बहुत दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं था। आज के समाज का यदि आप देखेंगे और पहले के समाज से आज के समाज का तुलना करेंगे तो ज़मीन आसमान में आज और पहले में अंतर आप पाएंगे। आज आप देख ही रहे हैं कि लोग एसी में रह रहे हैं, पंखे चल रहे हैं, लाइट है, पक्के मकान हैं, परिवहन व्यवस्था मेंटेन है, सड़कों का निर्माण हो गया है, आधुनिक कपड़े पहनते हैं लोग, तमाम चीज़ें आ गई हैं। विज्ञान आज तेज़ी से विकसित होने के कारण हमको आपको बहुत सारी भौतिक सुविधाएं प्रदान कर दिया है, जिसके चलते आज और पुराने इतिहास में तुलना की जाए तो बहुत ही ज़्यादा अंतर होगा। अब सभ्यता और
अर्थशास्त्र ये कहता है कि जैसे जैसे हमारी सब आवश्यकताओं की वृद्धि होती है वैसे वैसे हम अपने आप को, अपनी सभ्यता को विकसित मानते हैं या अपने आप को ज़्यादा संतुष्ट करते हैं, संतुष्ट मानते हैं, तटस्थ हो जाते हैं। यदि आवश्यकताएं हमारी पूरी ना हो पाएँ, ऐसी दशा में हम कुंठित हो जाएंगे, ग्रसित हो जाएंगे, अवसाद में चले जाएंगे, तमाम कुछ गलत काम करने लगेंगे। ऐसा तब संभव होता है जब भाई हम उस तरीके का काम ना करें। नहीं तो अगर कार्य हमारे अच्छे हैं तो हमको ज़रूर पारिश्रमिक मिलेगा और हम अपनी दैनिक आवश्यकताओं को पूरा करते रहेंगे। ठीक है, इसी क्रम में यदि मैं आगे आपको ले चलूँ अर्थशास्त्र के विषय में, तो आगे चलेंगे तो जो हमारी आवश्यकताओं को पूर्ति करने के साधन हैं, आवश्यकता की पूर्ति के जो साधन हैं, वह साधन कैसे हैं? वह साधन सीमित हैं तथा विकल्पों से युक्त हैं। विकल्पों से युक्त का मतलब कोई भी साधन जो हमारी आवश्यकता को पूर्ति करने का माध्यम हो, वो कई विकल्प रखता है, अपने आप में एक से अनेक विकल्पों वाला होता है। एक विकल्प का त्याग जब करेंगे तभी हम दूसरे विकल्प को प्राप्त कर पाएंगे। विकल्पों से युक्त होते हैं। जैसे खेत का एक उदाहरण ले लें हम। खेत में हम सब्जी उगा सकते हैं, कई सब्जियां उगा सकते हैं। तो जब कई सब्जियां उगाने की बात आएंगी तो कुछ सब्जियों का त्याग करके तभी एक सब्जी चुनाव पाएगा। अन्न की फसलें उगा सकते हैं, उसमें कल कारखाने भी बना सकते हैं, घर बना सकते हैं, जो आपकी इच्छा हो। खेत सारी चीज़ें देने के लिए तैयार है, लेकिन वह सारी चीज़ें खेत एक बार में नहीं दे पाएगा। इसी को अगर उदाहरण के तौर पे लें हम, तो जो हमारी सबसे तीव्र आवश्यकता है, मानव समाज की जो सबसे तीव्र आवश्यकता है, उसको वो उन सीमित और चुनाव वाले संसाधनों से पहले पूरा करता है, तत्पश्चात उसी क्रम में अन्य आवश्यकताओं को वो पूरा करता है। जैसे देखें, सबसे तीव्र हमारी कौन सी आवश्यकता है? सबसे तीव्र आवश्यकता, इसमें हम ले लेते हैं भोजन को, कपड़े को और मकान को। दूसरे क्रम में कम तीव्र आवश्यकता हमारी कौन सी है? इसमें हम ले लेते हैं शिक्षा को। हमको शिक्षा भी चाहिए ना, भोजन कपड़ा मकान मिलने के बाद हमें क्या चाहिए? शिक्षा चाहिए। शिक्षा चाहिए, स्वास्थ्य सुविधाएं चाहिए और रोजगार चाहिए। ये सब मिल गया तो फिर हमें हमारी क्या आवश्यकताएं बची? सबसे कम तीव्र आवश्यकताएं। सबसे कम तीव्र आवश्यकता हमारी क्या है? हमें उसके पश्चात जब ये सब चीज़ें हमको मिल जाती हैं तो हमें क्या चाहिए? परिवहन चाहिए, आने जाने के लिए मनोरंजन चाहिए और विलासिता युक्त वस्तुएं चाहिए जो हमें ज़्यादा सुख प्रदान कर सकें, ज़्यादा आनंद दे सकें, ऐसी वस्तुएं चाहिए। जैसे पंखा हो गया, लाइट हो गई, एसी हो गया, टीवी हो गया, ये सब चीज़ें हमको चाहिए। ठीक है, मनुष्य इसी प्रकार अपनी आवश्यकताओं को जब चुनाव की स्थिति होता है तो पूर्ण करने के लिए पूरे जीवन भर प्रयासरत रहता है। चुनाव की स्थिति में, यानी कि चुनाव वाले विकल्पों को, जब संसाधन के जो है हमारी आवश्यकताओं को पूरा करने वाले जो संसाधन होते हैं, जब वो विकल्प वाले हों और सीमित हों, तो ऐसी दशा में चुनाव की स्थिति बनती है हमारे सामने। चुनाव की स्थिति में हम किसी अपनी तीव्र आवश्यकता का चुनाव करते हैं और उन संसाधनों से उस आवश्यकता को पूरा करने के लिए पूरे जीवन भर निरंतर प्रयासरत रहते हैं और अपनी आवश्यकताओं को क्रमानुसार पूर्ण करते रहते हैं। ठीक है, मनुष्य द्वारा अपनी आवश्यकताओं को पूर्ति के लिए किए गए इन्हीं प्रयासों को आर्थिक क्रिया के नाम से जाना जाता है। जो हम पूरे जीवन अपनी आवश्यकताओं को पूर्ति करने के लिए प्रयत्न करते हैं, प्रयत्नशील रहते हैं, संघर्षरत रहते हैं, इन्हीं कार्यों को हम किस नाम से जानते हैं? आर्थिक क्रिया के नाम से जानते हैं। क्या कहते हैं? आर्थिक क्रिया कहते हैं। ठीक है, अब आगे के क्रम में हम चलते हैं। अर्थशास्त्र के अंतर्गत मनुष्य की जो
मनुष्य की आवश्यकताएं और उनकी पूर्ति के लिए किए गए मानवीय प्रयत्नों का अध्ययन किया जाता है। अब हम समझ चुके हैं ना, अर्थशास्त्र की एक छोटी सी रूपरेखा के विषय में हमने जानकारी प्राप्त कर ली है। क्या प्राप्त की है कि अर्थशास्त्र के अंतर्गत मनुष्य की आवश्यकताओं और उनकी पूर्ति के लिए मानवीय प्रयत्नों का जो एक क्रम होता है उसी का अध्ययन किया जाता है। ठीक है, इतना कुछ जानने के पश्चात अब हम चलते हैं अर्थशास्त्र की परिभाषा जानते हैं। अर्थशास्त्र की परिभाषा के विषय में हम अब जानते हैं। डिफिनीशन ऑफ इकोनॉमिक्स, डिफिनीशन ऑफ इकोनॉमिक्स के विषय में हम जानते हैं। डिफिनीशन ऑफ इकोनॉमिक्स के विषय में हम जानते हैं। डिफिनीशन ऑफ इकोनॉमिक्स में जो है अर्थशास्त्र की परिभाषा को जानने के लिए हम चल रहे हैं, तो पहले हम कुछ चीज़ें जान लें। जैसे किसी विषय के अध्ययन के पूर्व उस विषय की पर्याप्त जानकारी होना अति आवश्यक है। अध्ययन, जो भी विषय हमें अध्ययन करना हो जिस विषय का, उस विषय की पूरी जानकारी हमको होनी चाहिए। उस विषय की रूपरेखा क्या है, उस विषय का स्वभाव क्या है, उसकी जो है विषय वस्तु क्या है, इन सब चीज़ों की जानकारी यदि हो तो हम उस विषय का अध्ययन अच्छे तरीके से कर पाते हैं। अन्यथा की स्थिति में अध्ययन तो होता ही है, लेकिन जो चीज़ें हमको चाहिए होती हैं उतनी उस विषय के अध्ययन के पश्चात हमको मिल नहीं पाती। इसी संदर्भ में ब्रिटिश के एक महान इतिहासवेत्ता, दार्शनिक, विचारक या अर्थशास्त्री कह लीजिए, प्रोफेसर एरिक रॉल जी ने कहा है, ध्यान से देखिएगा, प्रोफेसर एरिक रॉल ब्रिटिश अर्थशास्त्री थे, एक विख्यात इतिहासवेत्ता थे, दार्शनिक थे, विचारक थे, कुल मिला के ये ऑलराउंडर थे। और इन्होंने कहा है कि किसी विषय का व्यवस्थित अध्ययन करने से पूर्व उस विषय की रूपरेखा या उसके स्वभाव को जानना उतना ही अति आवश्यक है जितना उस खेत की सीमाओं को जानना जिस खेत पर हमें या किसी किसान को बीज बोना है। उस खेत की सीमाओं को जानना जिस पर हमको या किसी किसान को बीज बोना है, हल चलाना है, सिंचाई करना है, निकाई गुड़ाई करना है, तमाम शस्य क्रियाएँ करनी है, उस विषय को जानना अति आवश्यक है। खेत की सीमा के अभाव में, खेत की सीमा को जाने बगैर अगर हम उस खेत पर शस्य क्रियाओं का प्रयत्न करते हैं, शस्य क्रियाएँ करने का प्रयत्न करते हैं, तो ऐसी स्थिति में हमको लागत अधिक और उत्पादन कम प्राप्त होगा, क्योंकि हम एक रूपरेखा नहीं तैयार कर पाएंगे, एक बेहतर मैनेजमेंट उस खेत पे हम अपना नहीं दे पाएंगे। क्योंकि हमें पता नहीं है कि उस खेत में कितने श्रमिकों की आवश्यकता है, कितने किलोग्राम बीज लगेगा, कितने किलोग्राम हमको यूरिया देनी है, कितने किलोग्राम फास्फोरस देना है, अन्य उर्वरक कितनी मात्रा में देने हैं, कितनी मात्रा में हमको जल चाहिए उस खेत में सिंचाई करने के लिए, इन सब चीज़ों को हम जान नहीं पाएंगे। इसी के लिए एरिक रॉल जी कहते हैं कि किसी भी शास्त्र का अध्ययन करने से पूर्व उस शास्त्र के विषय में थोड़ी से थोड़ी या ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी हमको होनी चाहिए, तभी हम जाके उस विषय वस्तु का अच्छी तरह से अध्ययन कर पाएंगे। ठीक है, पूर्व से लेकर वर्तमान तक इस विषय के संबंध में जो भी परिभाषाएं दी गई हैं वह सभी परिभाषाएं बदलती परिस्थितियों में पूर्णतया वर्तमान समय में लागू नहीं हो पाती। इसी कारण वह परिभाषाएं ज्यों-ज्यों पुरानी होती गई उस विषय के, इस अर्थशास्त्र को के पूरे विषय को या पूरे मानक को पूरा करने में असमर्थ हो गई और आलोचना करके अन्य अर्थशास्त्रियों ने उन परिभाषाओं को सिरे से खंडित कर दिया, अमान्य कर दिया। क्योंकि अर्थशास्त्र जो है हमारी सभ्यता का पूरी तरह से
पूरी तरह से अध्ययन करता है, पूर्णतया निचोड़ के अध्ययन करता है हमारी मानव सभ्यता का, हमारे व्यवहार का भी अध्ययन करता है, हमारे विचार का भी अध्ययन करता है, हमारे अन्य क्रियाओं का भी अध्ययन करता है, क्योंकि हम जो भी क्रियाएं कर रहे हैं इस प्रतियोगिता के समय में सभी कहीं ना कहीं आर्थिक क्रियाओं से ताल्लुक़ रखती हैं। सभी क्रियाएं जो है हमारी आर्थिक क्रियाओं से ताल्लुक़ रखती हैं, और इसी के चलते जो है हमारी जो भी ठीक है परिस्थितियों के बदलने के साथ साथ ही अर्थशास्त्र की परिभाषाओं में भी बदलाव होता गया, और इसी के कारण एक और नए अर्थशास्त्री आए, जे.एस. मिल। ये भी प्रख्यात ब्रिटिश अर्थशास्त्री थे, जे.एस. मिल। इन्होंने कहा कि किसी शास्त्र की परिभाषा उसकी उत्पत्ति से पूर्व ना देकर वह जब पूर्णतया विकसित हो जाए तब देनी चाहिए, तब जाके वो परिभाषा सर्वथा उस पर लागू होती रहती है। नहीं तो ज्यों-ज्यों उस शास्त्र में विकास होता जाता है उसकी परिभाषा भी त्यों-त्यों बदलती रहती है। जैकब वाइनर एक और अर्थशास्त्री हैं, जैकब वाइनर। उन्होंने अर्थशास्त्र के परिभाषाओं के संबंध में कहा है कि अर्थशास्त्र एक अपूर्ण विज्ञान है, क्योंकि मानव सभ्यता पूर्व से लेकर वर्तमान तक निरंतर बदलती चल रही है, और चूँकि अर्थशास्त्र मानव सभ्यता का अध्ययन करता है सूक्ष्म रूप से, तो ज्यों-ज्यों सभ्यताएं बदलती जाएंगी त्यों-त्यों पूर्व में दी गई परिभाषाएं भी बदलती जाएंगी या अधूरी होती जाएंगी। ये सब चीज़ें तो अभी आपकी परिभाषा के संबंध में जो अर्थशास्त्रियों के मत हैं वो हैं, और ये मानते हैं कि इस शास्त्र की कोई निश्चित परिभाषा अभी तक सटीक नहीं है। लेकिन फिर भी किसी शास्त्र के अध्ययन से पूर्व उसकी एक निश्चित परिभाषा होनी अति आवश्यक है। बिना एक निश्चित परिभाषा के हम उसकी रूपरेखा को, निश्चित रूपरेखा को तैयार नहीं कर पाएंगे, और एक निर्धारित सीमा के अंतर्गत रह करके हम उसका अध्ययन करने में असमर्थ हो जाएंगे। इसलिए अर्थशास्त्र की एक निश्चित परिभाषा होनी चाहिए। आइए हम अर्थशास्त्र की परिभाषा के विषय में चर्चा करते हैं। पहले हम जानते हैं अर्थशास्त्र का अर्थ क्या है। अर्थशास्त्र जो है संस्कृत भाषा के दो शब्दों से मिलकर बना है, पहला अर्थ और दूसरा शास्त्र। पहला अर्थ है, संस्कृत के दो शब्दों से मिलकर अर्थशास्त्र बना है, पहला है अर्थ और दूसरा है शास्त्र। अर्थ का आशय होता है धन से, अर्थ का आशय होता है संपत्ति से, संपत्ति से अर्थ का आशय होता है वस्तुओं और सेवाओं से भी अर्थ का आशय होता है, वस्तुओं और सेवाओं से भी अर्थ का आशय होता है। वहीं दूसरी तरफ शास्त्र का मतलब होता है विज्ञान से, शास्त्र का मतलब होता है अध्ययन से, शास्त्र का मतलब जानकारी देने वाला भी होता है। जानकारी देने वाला भी होता है। अब इस दोनों शब्दों के मेल के जो अर्थ हो रहे हैं, इनको यदि जोड़ा जाए तो जो निष्कर्ष निकलेगा वो ये होगा कि अर्थशास्त्र जो है धन का विज्ञान है, मानवीय धन का विज्ञान है। क्योंकि भाई धन का ही अध्ययन कर रहा है ना, धन का विज्ञान है, संपत्ति का अध्ययन कर रहा है, वस्तुओं और सेवाओं की जानकारी दे रहा है। कुल मिला के निचोड़ यही आएगा, धन का विज्ञान है। कौन विज्ञान है? अर्थशास्त्र। अभी अर्थशास्त्र के विषय में हमने चर्चा की। अब आइए अर्थशास्त्र को इंग्लिश में हम इकोनॉमिक्स कहते हैं, इकोनॉमिक्स के अर्थ को हम देखते हैं क्या है। इकोनॉमिक्स जो है ग्रीक भाषा के दो शब्दों से मिलकर बना है, ओइकोस और नॉमस। इकोनॉमिक्स जो है इकोनॉमिक्स ग्रीक भाषा के दो शब्द
ऑइकस नोमस, नोमस से मिलकर बना है। ऑइकस का मतलब होता है डोमेस्टिक और नोमस का मतलब होता है मैनेजमेंट। डोमेस्टिक मैनेजमेंट, डोमेस्टिक का मतलब होता है घरेलू और मैनेजमेंट का होता है प्रबंध। इन दोनों को मिला दिया जाए तो इकोनोमिया हो जाएगा। इकोनोमिया, जिसको हम कह सकते हैं घरेलू प्रबंध करने का शास्त्र या विज्ञान या जानकारी देने वाला कह सकते हैं। यानी कि इकोनॉमिक्स का भी आशय वही होगा कि घरेलू प्रबंध करने के लिए किया गया प्रत्येक कार्य अर्थशास्त्र के अधीन होता है। यानी कि घरेलू प्रबंध के लिए जो हम कार्य करते हैं वो कार्य अर्थशास्त्र के अधीन होता है। अब चूंकि अर्थशास्त्रियों के अर्थशास्त्र की परिभाषा के विषय में मत अनेक हैं और उन मतों को अध्ययन की सुगमता की दृष्टि से अध्ययन करने के लिए हम आसानी से हमको समझ में आ जाए 5 भागों में हमने विभक्त किया है। अगली वीडियो में उन 5 भागों पे मेरे द्वारा चर्चा की जाएगी। तब तक के लिए धन्यवाद।